तब देखो 9.2 का साथ साथ लिखने का प्रयत्न भी करो जी। हाँ, कुछ ऐसा न है, भारी भरकम क्वेश्चन तो है नहीं। हाँ। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का निर्माण करो। x डैश y डैश हो गया। ये तुम्हारा हो गया ऑरिजिन, मूल बिंदु इस जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, ये ना होगा। मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब, किसी रेखा पर डाला गया लंब बिंदु -2, 9 पर मिलता है। -2, 9 कहाँ पे होगा जी, किस क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो -2, 9 कुछ हम इस टाइप का रेखा खींच लेते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि -2, 9 है। रफ फिगर बना रहे हैं। ये तुम्हारा O है, मान लेते हैं यहाँ P पे आके मिला है। हाँ, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2, 9 पर मिलता है, रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ये L का। तो L का समीकरण ज्ञात करने के लिए देखो, रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हम क्या बताए थे? ढेरी चीज नहीं बताए थे, 2 ही चीज मेन है। हाँ, एक है तुम्हारा स्लोप और दूसरा क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट तो मिल गया है, कहाँ पर मिल रहा है? -2, 9। हाँ, स्लोप पता कर लेंगे तो हो जाएगा। OP का स्लोप कितने के बराबर हो जाएगा? यानी स्लोप ऑफ OP कितने के बराबर? OP मतलब है तुम्हारा ऑरिजिन। और हम जानते हैं, देखो ध्यान से देख लो, थोड़ा रिवीजन भी करा देते हैं। x1 y1 ये x2 y2। तो इसका जो स्लोप का फार्मूला था ये था y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। When 2 points are given on the line, then slope will be y2 - y1 divided by x2 - x1। ये था। तो OP का स्लोप हो जाएगा ये तुम्हारा 9 - 0 -2/0, यानी -9/2 हो गया। किसका स्लोप हुआ? OP का। लेकिन हम लोगों को समीकरण किसका चाहिए? L का चाहिए। तो L का पहले स्लोप चाहिए। हाँ, सिंस वही चीज लिखना है, OP इज परपेंडिकुलर टू L। सो अगर इसको हम मान लें कि तुम्हारा स्लोप m1 है, हाँ, और इसका स्लोप मान के चलते हैं m2 है। हाँ, तो m1 इंटू m2 कितने के बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा, यही ना। तो m1 का वैल्यू तो हम -9/2 प्राप्त किए हैं और m2 बराबर कितना? -1। तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो m2 बराबर 2/9, यानी रेखा L का समीकरण चाहिए। अब हम लोगों को दोनों चीज प्राप्त हो गया। क्या क्या प्राप्त हो गया? पॉइंट भी प्राप्त हो गया और स्लोप भी प्राप्त हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L, इक्वेशन ऑफ लाइन L कौन सा फॉर्म में जी? इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, यही ना होगा। तो y - y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? 9 होगा। तो ये हो जाएगा 9, बढ़िया से लिखो 9। और m का वैल्यू तो निकाले, m2 बोले या m, यहाँ m2 ही दे दो। तो ये 2/9 x - x1, तो -2 है तो माइनस हो जाएगा +2। तो तुम्हारा यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर देते हैं इस पोर्शन में।
तो इधर से गुना करोगे तो 9y हो जाएगा -81, और इधर से ही गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2x और +4 होगा। तो ये अब कितने के बराबर हो जाएगा जी? या तो उस साइड ले चलो, तो ये हो जाएगा 2x - 9y और +85। ये हो गया आंसर। इसको नोट कर लो। क्या दिक्कत क्या इसमें? नोट करो। क्या दिक्कत हो रहा है क्या लिखने में? लिखो 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 जी। क्वेश्चन नंबर 15। तांबे की छड़ की लंबाई L जो सेंटीमीटर में सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। यानी रैखिक फलन मतलब समझ रहा है? लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब लीनियर फंक्शन मतलब जी नहीं मालूम? सब भूल जाता है ना। अब देखो इसमें है क्या पहले, यानी लीनियर जब बोलेगा यानी पावर कितना होगा जी? घात कितना होगा? 1 के बराबर होगा ना। तो 1 के बराबर होगा तो पहले तो क्या क्या दिया हुआ है? लीनियर फंक्शन यानी उसका जब भी ग्राफ खींचेंगे वो सरल रेखा प्राप्त होगा, हमेशा याद रखना। लीनियर फंक्शन है यानी उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, जिस दिशा में प्राप्त हो, जहाँ भी प्राप्त हो। हाँ, तो L और L डिनोट कर रहा है किसको? लंबाई को। और C किसको डिनोट कर रहा है? तापमान को डिनोट कर रहा है ना। तो अब तापमान को जब डिनोट कर रहा है तो तापमान बढ़ाने के बाद लंबाई भी बढ़ रहा है। हाँ, यही चीज़ शो कर रहा है क्वेश्चन में। देखो, तांबे की छड़ की लंबाई L सेंटीमीटर सेल्सियस ताप C का रैखिक फलन है। एक प्रयोग में यदि L बराबर दिया हुआ है और C का भी मान दिया हुआ है, ये है जी। फिर L का मान दिया है, C का मान दिया है, तो L को C के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी यूँ कहें तो टेम्परेचर और लेंथ के बीच संबंध है। वो संबंध कैसा है देख लो। जब तुम्हारा 124 दशमलव कितना है जी 942 लंबाई है तब 20 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, ये है ना। और जब इसका लंबाई 125.134 तो 110 डिग्री है। इतना बढ़ाने के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ा है, ये है ना। तब L को C के पदों में व्यक्त करना है, यानी एक समीकरण ज्ञात करना है। हाँ, तो पॉइंट दिया हुआ है तो क्या नहीं बनेगा क्या? 2 पॉइंट दिया है ना जी। 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बताए थे हम। 2 पॉइंट फॉर्म में बताए थे y - y1 और y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 x - x1, इन बताए थे। इतना ही था ना जी। अब यहाँ पर दिया हुआ है L और C में ज्ञात करना है। L को पहला कोऑर्डिनेट मान के चल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर y - y1
20। अगर ऐसा लेते हैं, एक बार देख लेते हैं किसमें क्या है, क्या दिया है। इंग्लिश मीडियम बुक है जी? नहीं है। तांबे की छड़ की लंबाई L, सेल्सियस ताप C का रेखिक फलन है। क्या उसमें देखना है इसी जगह, यानी पहले कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन आएगा। x में देखो x y रहता है ना जी, x y रहता है, तो x को टेम्परेचर वाला को लेना है या इसको लेना है, यही चीज़ इसमें अंतर करना है। लो देखें, the length in centimeter of copper rods is a linear function of its Celsius temperature C। वही तो T का ही दिया हुआ है ना। तो अगर मान के अब चलते हैं, पहले देखो यहाँ पर अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये उल्टा है, यानी इस टाइप का रहेगा जी। ऐसे जब 20 है तब इसका लेंथ ऐसे होगा। हाँ पहले सेल्सियस होगा, फिर ये 110 125.134 ऐसे लिया है, ये कोऑर्डिनेट नहीं है ना, इट्स उल्टा है, यही चीज़ को समझना है। तो अब अगर हम देखें तो सेल्सियस देखो इस टाइप का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हम लोगों का, CL टाइप का, CL टाइप का होगा ना जी। पहले सेल्सियस उसके बाद लेंथ, हाँ तो L को यानी L माइनस, जैसे Y माइनस Y1 होता है ना जी, हाँ L1 कितना हो गया 124 ये कोऑर्डिनेट नहीं होगा, बस समझ रहा है ना, उल्टा है दिया हुआ, वही चीज़ पकड़ने के लिए यहाँ पर समझना है। 9.42 हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, Y2 माइनस Y1, तो 125.34 माइनस 124.942 बट्टे कितना हो जाएगा, 2 है ना जी, 110 माइनस 20 होगा, ये ना होगा। x यानी x के लिए यहाँ पर c काम करेगा, c माइनस 20 होगा। अब देखो जी L माइनस 124.942, अब घटाओ तो जी ऊपर कितना होगा, 4 में घटेगा तो 2, तो 2 9 10 10 में 1, और यहाँ तो 4 बच गया ना जी, 0.192 और बट्टे कितना हो जाएगा जी 90, C माइनस 20 हो गया। अब कहता है L को C के पदों में व्यक्त करें, यानी L को फ्री करना है, तो L को जब फ्री करेंगे 0.192/90 और प्लस 124.942 हो गया। इस L का मान निकल गया C के रूप में, यही हो गया आंसर। फिर से एक बार समझ लो क्वेश्चन 2 क्या है। टेम्परेचर ऐसे देखो कैसे हम लीनियर फंक्शन, पहले इधर समझ लो अगर दिक्कत हुआ होगा तो। y इक्वल टू अगर fx लिखते हैं जी, हाँ y इक्वल टू fx और x का पावर कितना है 1 है, तब हम लोग क्या कहते हैं लीनियर फंक्शन है, या इसी को हम f x y सही डायरेक्ट दे के लिखते हैं, फिर जो भी कंडीशन रहता है इधर। हाँ तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो क्वेश्चन समझना इसी जगह कंफ्यूज करता है। तांबे की छड़ की लंबाई L सेल्सियस ताप का रेखिक फलन है, यानी ऐसे है L FC है। हाँ यही चीज को डिफाइन करना था।
हाँ, तो एल को सी के पदों में व्यक्त करना है, तो सी के पदों में व्यक्त कर लिए, क्योंकि हम लोग क्या जानते थे, ये रेखा का समीकरण दो बिंदु रूप में y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इन होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लो। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध 14 रुपया प्रति लीटर के भाव से और प्रति सप्ताह 980 भाग दे लो, हाँ निकाल लो प्रत्येक दिन कितना बेचता है। 140 लीटर पर डे। बहुत नॉर्मली 1 लीटर 40 किलो दूध क्या। हाँ, अगर अपना दूध है तो बहुत है। अगर अपना ही दूध बेच रहा है जी तो 50 से गुना कर दो, कितना हो गया? 1 क्विंटल 40 किलो 50 से गुना किलो 1.5 कुंटल ही मोटा मोटी रखो ना जी, उसको गुना करो। 1 कुंटल का दाम कितना हुआ? 7,500 पर डे। 7,500 पर डे। हाँ, कम थोड़ा है, उसमें 3,500 हटा दो, 3,500 हटा दो, 3,500 4,000 हुआ। 1,20,000। हाँ डेरी पर डेरी। हाँ, तो देखो 14 रुपया प्रति लीटर के भाव से और 1,220 लीटर दूध 16 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के मध्य के संबंध को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध 17 रुपया प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। क्या पूछा है? 980 लीटर दूध 14 रुपये में भाव से। चलो इधर देखो क्या पूछा है, समझ में आ जाएगा। जब रेटवा 14 है तो कितना बेच रहा है जी? 980 लीटर 1220 है, तो जब 17 है तो कितना बेचेगा? मान लेते हैं वाई बेचेगा। हाँ लीटर, वही पूछ रहा है। हाँ हमारा कोऑर्डिनेट निकालना है। हाँ, यानी वाई का मान निकालना है। ए बी सी, ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल होगा कि नहीं? रैखिक मानते हुए तो रैखिक फलन है ना जी, नहीं होगा ऐसा? देखो रैखिक फलन मानते हुए तो रैखिक, जब भी रैखिक फलन मानेंगे तो उसका ग्राफ खींचेंगे तो रेखा ही ना प्राप्त होगा जी। तो यहाँ पर क्या है, 14 रुपया रेट से 980 लीटर दूध बेचा, 16 से 1220, तो 17 से कितना, मतलब इसका स्लोप निकालेंगे, उसका भी स्लोप बराबर कर देंगे, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। तो कितना हो जाएगा जी? 1220 980। इसको लेकिन स्टैंडर्ड में कहीं भी लिखने जाओगे ना 1220 नहीं लिखना, 1220। हाँ, और लिखना भी है 1220, ऐसे पढ़ा भी जाता है। 1220 नहीं, वो हम लोग खाली पढ़ देते हैं यहाँ पर, वो गलत है। हाँ, वो देहाती वर्जन है। हाँ? फिर y माइनस कितना हो जाएगा जी? 1220, यही होगा। 1220, 17 माइनस 16 होगा, घटाओ 0, कितना हो गया जी? 4 3 2 ना होगा, 240 बटे 2, यहाँ तो कितना होगा? 120। कौन सा कैलकुलेशन है जी? y माइनस 1220, तो y बराबर अब कितना? 1220 प्लस 120 होगा 1340, है ना? इजी है। तो y का मान निकल गया, यानी 17 का कॉम्बिनेशन 1340, यही ना? इजी है एकदम, नोट कर लो। पूरा फायदा ही फायदा होगा जी। कहते क्या फायदा होगा?
नहीं, उस भाव से बेच रहा है कि ऐसे मांग है, वो डिमांड और तुम्हारा ये इकोनॉमिक्स कुछ नहीं पढ़ा इसका मतलब जी। जब 17 यानी 14 रुपया अगर रेट रहता है ना तो डिमांड 980 रुपया ही। वो देखो एक चीज़ बता देते हैं, अगर मान लेते सस्ता सामान रहेगा जी, तुम लोग ज़्यादा मांग करेगा। हाँ, अगर है ज़्यादा चीज़ तो हाँ सामान सस्ता रहेगा तो मांग ज़्यादा होगा, नहीं होगा कि मांग बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। नहीं। अब देखो मान लेते हटिया जाते हो ना जी, मूली का रेट 50 टका किलो है तो कहेगा आधे किलो दो ना, एक पौवा दो, उसी में कम चला लेगा जी। हाँ, वही 10 टका रहेगा तो कहेगा 1 किलो दे दो। हाँ, 1 किलो 2 किलो दे दो, होगा ना। तो क्या सप्लाई ज़्यादा ना हुआ जी, यानी एक तरह का देखें तो मांग क्या होगा, मांग बढ़ गया। तो वही चीज़ है, जब 14 टका बेच रहा था 980 का ये सेल कर रहा था, 980 लीटर सेल कर रहा था, 1280। हाँ जैसे 17 गया 1340 लीटर। हाँ ऐसे है। हाँ, रैखिक मानते हुए ये डिपेंड करता है बाजार पे जी। हाँ, अब किस प्रकार का वस्तु है, अब घटिया सामग्री है कि बढ़िया सामग्री है, उस पर भी डिपेंड करता है। देखो अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु, अक्षों के बीच ना, पहले तो ये 2 लाइन खींचना ही पड़ेगा जी। x x डैश y y डैश, अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु P यहाँ है, PAB। तो दिखाइए कि रेखा का समीकरण जो है रिक्वायर्ड टू प्रूफ RTP x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। 1 पढ़े थे कब, जनरल फॉर्म में। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कब पढ़े थे 1, जब e टू a था e टू b था, एक पॉइंट दे दिया हुआ है। कहने का मतलब ई डिस्टेंस तुम्हारा b है और ई डिस्टेंस कितना है, a है। तब प्रूव करना है कि रेखा का जो समीकरण होगा कितने के बराबर होगा। तो अब हम लोग काम क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु है ना जी, तो किसी टाइप का रहेगा तो इसका कोऑर्डिनेट x0 रहेगा और इसका कोऑर्डिनेट 0y रहेगा, होगा कि नहीं होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र तो जानते हो ना, अगर यूँ कहें तो तुम्हारा ये हो गया, इधर से अगर चले, किधर से, इधर से चले, ये तुम्हारा x1 हो गया, ये y2 होगा, ये तो 0 होगा ना। x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y नियामक तो क्या होगा, 0 होगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लो, मिड पॉइंट फार्मूला से क्या हो जाता है, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला, फ्रॉम मिड पॉइंट फार्मूला हाँ, x बराबर तुम्हारा हो जाता है x1 प्लस x2 बाय 2। तो x का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा a। x1 का वैल्यू x1 ही मान के चले हैं, और x2 का वैल्यू देखो कितना हो, 0 हो जाएगा ना जी, बटे 2 होगा। 2a बराबर x1, डेट इज x1 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 2a। x1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 2a के। फिर ऐसे ही y का मान कितने के बराबर हो जाएगा, y1 y2 बाय 2। तो अब कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये तो b और y1 का वैल्यू जी 0, y2 2 है ना, यहाँ 2, तो y2 डायरेक्ट लिख दे 2b। तो अगर देखें तो एक्चुअली ये जो है यहाँ से यहाँ तक x1 ही है ना जी, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, y2 है, या हम लिख सकते हैं हेंस x इंटरसेप्ट, यही ना, x इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना है, x1 है, और x1 का वैल्यू कितना 2a।
ई टू दूरी ही तो एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ई हो जाएगा 2a एंड वाई इंटरसेप्ट y2 बराबर कितना हो जाएगा 2b होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालेंगे तुरंत हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x बाय x इंटरसेप्ट होता है प्लस y बाय y इंटरसेप्ट बराबर कितना 1। तो x बाय x इंटरसेप्ट कितना 2a। तो 2a प्लस y बाय 2b इक्वल टू 1 और 1/2 कॉमन ले लोगे तो x बाय a प्लस y बाय b उधर ले जाओगे तो 2 होगा 2। ये हो गया प्रूव्ड। दिक्कत क्या इसमें, एकदम इजी है। x इंटरसेप्ट निकाल लिए और y इंटरसेप्ट निकाल लिए और इंटरसेप्ट फॉर्म में बैठा दिए मान, एकदम इजी है, नोट करो। चलो देखो 18 नंबर, अक्षों के बीच रेखाखंड को मध्यबिंदु, इसको देख लो ना जी, उसके बाद देखा जाएगा। एक्स वाई वाई डैश, अक्षों मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष। यहाँ पर वहाँ तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज हुआ था, यहाँ सेक्शन फार्मूला यूज होगा। मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई पॉइंट है आर जिसका कोऑर्डिनेट एच के दिया है और 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी पहला हिस्सा 1 है तो दूसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, दूसरा हिस्सा 2 जी। हाँ 1:2 है ना अनुपात। तो और फिर यहाँ पे मान लो तुम 0/2 यही होगा। और सेक्शन फार्मूला जानते हो ना जी, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र जी, पिछले क्लास में भी बताए थे। ये क्या था, x बराबर जी x1 बाय m1 प्लस m2 होगा इतना। अब यहाँ पे देखो x का मान कितना है जी, h है h। अब m1 इधर से हम काम कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा 1 हो गया। m1 यहाँ पे ढाल नहीं समझना जी, हाँ पार्ट है। तो 1 फिर x2 का वैल्यू देखो 0 होगा, m2 2 x1 बाय 1 प्लस 2, तो h 2x1 बाय 3। तो अगर हम x1 का मान यहाँ से फ्री करें तो 3h/2 होगा। और फिर y बराबर क्या हो जाता है फार्मूला, सेक्शन फार्मूला से ये न होता है जी y1 बाय m1 प्लस m2। अब ध्यान दो y का वैल्यू यहाँ कितने के बराबर हो जाएगा, k के बराबर। k m1 का वैल्यू 1 और y2 m2 का वैल्यू 2 और y1 का वैल्यू 0 बाय 1 प्लस 2। यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, y2 का मान हो जाएगा 3k होगा, हो गया ना इतना जी। तो x इंटरसेप्ट कितना निकल गया, हाँ x इंटरसेप्ट तुम्हारा कितना 3h/2, y इंटरसेप्ट कितना, अब कितना 3k। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म,
ई एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट, फिर वाई बाय वाई इंटरसेप्ट होगा। मैंने बोला ये माना इंटरसेप्ट को कभी भी ए, कभी बी, कभी सी, कभी डी मान सकते हैं। कुछ भी मान सकते हैं। एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट। हाँ, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ऐसा। हाँ, ये कंसेप्ट के साथ हुआ। अब बहुत कोई रट लेगा नहीं एक्स बाय ए होता है, आप कैसे ही लिख दिए। हाँ यहाँ पे एक्स बाय ए की जगह पे 3h बाय 2 हाँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स बाय 3h बाय 2 प्लस y बाय 3k इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर दोगे तो 2 पर चल जाएगा जी, 2x बाय h और y बाय k, और उधर कॉमन लेके 3 भेज दिए, चल गया उधर। नोट कर लो इसको।